सभी को नमस्कार, राधे राधे। केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए अगली क्लास। देखिए, मैं बात करूंगा यहाँ पर पुस्तक एक, स्वतंत्र भारत में राजनीति। और ये पार्ट वन था जो अपना हो चुका है ना। देखो, ये पार्ट वन हो चुका है। आगे चलते हैं। ये अपना पार्ट वन जो पहली क्लास थी उसमें हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है ना। तो मैं बात करूंगा एक सेकंड के लिए। ये हो चुका है अपना सब कुछ। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद हो गया, गठबंधन हो गया, दल बदल हो गया, आयराम गैराम, सिंडिकेट, इंदिरा बनाम वामपंथी नीति, यहाँ तक हो गया था। देखिए, ये पार्ट वन हो चुका है अपना यहाँ तक। और आज जो शुरू होना है वो, मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि ये पार्ट टू शुरू होगा, और ये पार्ट शुरू आज शुरू हो रहा है। ये लो, अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना का आज पार्ट टू चलेगा, और ये लास्ट है ना। आज लास्ट कर देंगे इसको, इस अध्याय को, अध्याय 5 को आज लास्ट कर देंगे। तो आप बने रहेंगे, एक एक टॉपिक को हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले ये हेडिंग लगा लेंगे आगे, क्योंकि लास्ट हेडिंग अपने जो पढ़ी है वो वामपंथी नीतियां पढ़ी है। इसके आगे आप लगा लेंगे हेडिंग राष्ट्रपति चुनाव 1969 में। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव होता है 1969 के अंदर। होता क्या है, जो इससे पहले जो थे वो जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। आगे मैं चर्चा ही करूंगा। जाकिर हुसैन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में होता क्या है, चुनाव दोबारा से होते हैं। कैसे क्या होते हैं उसको हम अच्छे से डिटेल से एक बार इनमें देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे राष्ट्रपति चुनाव 1969 में, क्योंकि 1969 में इसकी मृत्यु हो जाती है जाकिर हुसैन की। इसके बाद में क्या राजनीति होती है उसके बारे में देखेंगे, है ना। तो देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव कैसे कब हुआ, 1969 में किन के मध्य हुआ, कांग्रेस ने किसको समर्थन किया और इंदिरा गांधी ने किसको समर्थन किया, उसकी चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969। देखो, 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आई। अर्थात मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिंडिकेट है, ये सिंडिकेट है, सिंडिकेट के और इंदिरा गांधी के गुटबाजी चल रही है इन दोनों के, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट के लोगों को बाहर कर दिया था अपनी पार्टी में से, और बाहर के लोगों को शामिल कर लिया था। अब सिंडिकेट वाले, अब ये जो गुटबाजी है दोनों के मध्य, तब तक तो साइलेंट थी, लेकिन यहां इंदिरा गांधी क्या करती है, राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे को समर्थन कर देती है, वीवी गिरी को। इसलिए दिक्कत हो जाती है। देखते हैं आगे होता क्या है। 1969 में तात्कालिक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, ये देखो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त था। देखो, सबसे पहले जो आते हैं अपने राजेंद्र प्रसाद आते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति, है ना। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो रहते हैं, वो मैं बात करूं तो 1952 से लेकर 1962 तक थे। इसके बाद में दूसरा आते हैं, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं, है ना। राधाकृष्णन, ये 1962 से लेकर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं 1967 तक। अब देखो, नंबर 3 पे आते हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आते हैं, और जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 में। अब इनकी 69 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है पद पर। अब देखो, ये तीसरे राष्ट्रपति है जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो इसका मतलब 1969 में क्या होना है, राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, इसको अच्छे से लिख लेंगे स्क्रीनशॉट मार के। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आगे चलते हैं। देखो, बात करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की तरफ से तो नीलम संजीव रेड्डी। देखो, कांग्रेस मतलब कि यहां बात हो रही है सिंडिकेट की, क्योंकि अभी तक सिंडिकेट और इंदिरा गांधी एक ही है। सिंडिकेट मतलब कांग्रेस की तरफ से तो नीलम संजीव रेड्डी, और इंदिरा गांधी ने पीछे से समर्थन करते हुए वीवी गिरी को खड़ा करवा दिया गया। इंदिरा गांधी ने क्या कहा वीवी गिरी को कि आप खड़े हो जाओ, क्योंकि इंदिरा गांधी और नीलम संजीव रेड्डी के थोड़ी अनबन चल रही थी। तो इंदिरा गांधी को लगा कि यदि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बन जाएगा तो ये मेरे को कार्य नहीं करने देगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वीवी गिरी को कहा कि वीवी गिरी आप क्या करो, पर्चा भर दो, यानी कि नामांकन भर दो। और इंदिरा गांधी ने पीछे से समर्थन किया, यहां लिखा हुआ है पीछे से समर्थन करते हुए, क्योंकि सामने से समर्थन करती इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, वीवी गिरी को पीछे से समर्थन किया, है ना। आगे देखते हैं क्या होता है।
इंदिरा गांधी ने पीछे से समर्थन करते हुए सभी को खुलेआम, सभी का मतलब यहां आ गया सभी सांसद जितने भी थे, जितने भी कांग्रेस के सांसद थे और विधायक थे, है ना, इन सबको कहा कि आप अपने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज से वोट डालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप अपनी अंतरात्मा से वोट डालना। जैसे ही इन विधायकों को और सांसदों को इंदिरा गांधी ने यह बात कही कि अंतरात्मा से वोट डालना है, तो ये समझ गए कि किसको वोट करना है, वीवी गिरी को वोट करना है। ये समझ गए सभी विधायक और सांसद, इंदिरा गांधी क्या कह रही है, वीवी गिरी को वोट करना है, नीलम संजीव रेड्डी को वोट नहीं करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। आखिरकार आखिरकार राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी, देखो यहां पर राष्ट्रपति कौन बन जाता है, वीवी गिरी, ये पहले उपराष्ट्रपति रहता है, की जीत होती है और नीलम संजीव रेड्डी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। नीलम संजीव रेड्डी की हार हो जाती है, हार होती है। कांग्रेस के उम्मीदवार की हार से कांग्रेस पार्टी का विभाजन होना तय हो गया। मतलब कि अब इंदिरा गांधी के दुश्मन बन गए कांग्रेस वाले, और कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी, यहां पर इंदिरा कर लेना, इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। अर्थात कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो इंदिरा गांधी को अपनी पार्टी से क्या कर देती है, निष्कासित कर देती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये पीछे से समर्थन करती है किसको, वीवी गिरी को, इसलिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। अब पार्टी से निष्कासित होगा तो कंफर्म है कि विभाजन होना तय हो गया, क्योंकि अलग इंदिरा गांधी अपनी अलग कांग्रेस चलाएगी और ये सिंडिकेट वाले अलग चलाएंगे, ये कांग्रेस वाले, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। अब होता है कांग्रेस का विभाजन। देखो कांग्रेस का विभाजन, पहला जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, है ना, इसका यहाँ कोई तात्पर्य है नहीं। आगे देखते हैं, कांग्रेस का विभाजन होता है 1969 में, और कारण क्या है, कारण हम पीछे देख चुके हैं, राष्ट्रपति चुनाव। क्या है, राष्ट्रपति चुनाव, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी क्या करती है, वीवी गिरी को पीछे से समर्थन करती है, इसलिए नाराज हो जाते हैं सिंडिकेट वाले, तो फिर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। देखते हैं, कांग्रेस का विभाजन होता है 1969 में। नवंबर 1969 में कांग्रेस का दो गुटों में, कितने गुटों में, दो गुटों में विभाजन हो जाता है। एक गुट का नाम है कांग्रेस ओ, एक गुट का नाम है कांग्रेस आर। देखो कांग्रेस ओ का मतलब तो यहां है ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो गुट है ओ वो है सिंडिकेट का, है ना, सिंडिकेट का है। सिंडिकेट कांग्रेस के प्रभावशाली जो नेता थे, है ना, सिंडिकेट किसे कहते हैं, कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं को, प्रभावशाली नेताओं को, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी थे, है ना, के कामराज थे, एस के पाटिल थे, बड़े बड़े राजनेता थे। यहां पर बात करेंगे कांग्रेस आर, आर का यहां मतलब है रिक्विजनिस्ट, है ना, और ये किसका गुट है, इंदिरा गांधी का गुट है। अर्थात सीधे से शब्दों में पढ़ो तो कांग्रेस का दो गुटों में विभाजन होता है, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर, है ना। यहां ओ का मतलब तो है ऑर्गेनाइजेशन, और यहां आर का मतलब है रिक्विजनिस्ट। एक बार पूछ लिया था कि कांग्रेस आर, यहां आर का क्या मतलब है, तो रिक्विजनिस्ट है, और ये किसका गुट है, ये इंदिरा गांधी का गुट है, आर वाला, बस इतना सा ध्यान रखना है। और ये सिंडिकेट का गुट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट, कांग्रेस ओ, यानी कि सिंडिकेट वाले की बात हो रही है, कांग्रेस ओ को पुरानी कांग्रेस तथा कांग्रेस आर को नई कांग्रेस कहा जाने लगा। अब ये कहा जाने लगा कि ओ वाली तो पुरानी कांग्रेस है, और ये आर इंदिरा गांधी की जो है वो नई कांग्रेस है, ऐसे कहा जाने लगा। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के इस विभाजन को विचारधाराओं की लड़ाई कहा, कि ये दो विचारधाराएं थी, यानी कि सिंडिकेट वाली और इंदिरा गांधी की, के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातन पंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदारी के बीच की लड़ाई करार दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि जो मेरी पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है, और जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस वो है वो अमीरों की है। तो इसलिए इसने कैसी विचारधारा की लड़ाई पेश की, इंदिरा गांधी ने क्या कहा, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। आगे चलते हैं, कांग्रेस विभाजन के कारण, कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, कांग्रेस का विभाजन हमें पता है होता कब, 1969 में। और रीजन तो हमें सबसे मुख्य तात्कालिक रीजन तो हमें यह भी पता है कि एक तो होता है राष्ट्रपति का चुनाव, है ना। आगे देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव, चलो पढ़ते हैं एक बार, इनमें आ जाएगा ये सब कुछ। राष्ट्रपति चुनाव देखते हैं एक बार, ये देखो आ गया नंबर एक, राष्ट्रपति चुनाव 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, राष्ट्रपति के चुनाव हुए, ये इसको काट लेंगे, है ना, चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार की हार हुई। कांग्रेस को उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी थे, हमें पता था, क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा वीवी गिरी, किसको समर्थन किया था पीछे से,
वीवी गिरी को पीछे से समर्थन दिया था, जिसके कारण कांग्रेस से इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया गया, जो कांग्रेस विभाजन का कारण बना। वीवी गिरी द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा वीवी गिरी को समर्थन किया जाता है, इसलिए क्या होता है, इसको निष्कासित कर देते हैं, इसलिए कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन। तो पहला कारण तो क्या बनता है, राष्ट्रपति चुनाव 1969, पहला कांग्रेस विभाजन का कारण। दूसरा कारण देखते हैं, सिंडिकेट से मतभेद। सिंडिकेट का मतलब हो गया, ये प्रभावशाली नेता थे कांग्रेस के, तो सिंडिकेट से मतभेद रहा है इंदिरा गांधी का। देखते हैं, इंदिरा गांधी व सिंडिकेट के मध्य शुरुआत से ही मतभेद रहे, क्योंकि हमने पहले देखा था कि इंदिरा गांधी ने बाहर के लोगों को शामिल कर लिया था, है ना, बाहर के लोगों को शामिल कर लिया था और सिंडिकेट वालों को बाहर कर दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, बाहर के लोगों को अपनी पार्टी में स्थान दिया, जिसके कारण सिंडिकेट से मतभेद रहा। बाहर के लोग मतलब सिंडिकेट के लोगों को तो इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी में लिया नहीं और बाहर के लोगों को ले लिया, इसलिए यह मतभेद हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा जो कारण है कांग्रेस विभाजन का, वो है दक्षिणपंथी व वामपंथी। दक्षिणपंथी ये सिंडिकेट की विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा को बताया गया है। वामपंथी यहाँ पर समाजवादी विचारधारा है, जिसे इंदिरा गांधी स्वयं की विचारधारा कहती है। विषय पर मतभेद, मतलब कि दक्षिणपंथी और वामपंथी विषय पर मतभेद रहा है। कांग्रेस के सदस्यों ने इस बात पर मतभेद सामने आया कि वे दक्षिणपंथी व वामपंथी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़े। कि किसके साथ लड़े, कैसे लड़े, किस प्रकार से लड़े, ये समस्या बन गई कांग्रेस के सदस्यों में। ठीक है, चौथा कारण जो है वो है इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां। इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियां लागू की थी, 10 सूत्री कार्यक्रम था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये सब कुछ है ना। पांचवा जो विभाजन का कारण है वो इंदिरा गांधी का कांग्रेस के निष्कासन, क्योंकि इंदिरा गांधी को क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था राष्ट्रपति चुनाव के बाद में, यानी कि 1969 में। इसीलिए कांग्रेस का क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ 1969 में। ये कुछ कारण है, पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के विभाजन जो हुआ है किस प्रकार से हुआ है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये 5 कारण है, इनको अच्छे से आप देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिवी पर्स क्या है, प्रिवी पर्स साधारण शब्दों में कहूं तो जो राजा थे पहले, राजाओं को जो धनराशि दी जाती थी, यानी कि इनके जीवन व्यापन के लिए जो धनराशि दी जाती थी, उसे ही प्रिवी पर्स कहते हैं ना, राजाओं को दी जाने वाली धनराशि। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या है, प्रिवी पर्स का अर्थ क्या है। आ जाएंगे, प्रिवी पर्स का अर्थ, अर्थ पूछ सकता है, आशय दे दे या तात्पर्य दे दे, सबका मतलब एक ही है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया था तथा इन रियासतों के शासकों, शासकों का यहां मतलब है राजाओं, है ना, राजाओं को जीवन व्यापन हेतु एक विशेष प्रकार की धनराशि व भत्ते, ये देखो ये आ गया, एक विशेष प्रकार की धनराशि व भत्ते दिए जाने की व्यवस्था की गई, जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता है। अर्थात राजाओं को दी जाने वाली विशेष प्रकार की धनराशि या भत्ते को ही क्या कहते हैं, प्रिवी पर्स कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आगे चलते हैं, प्रिवी पर्स की समाप्ति। अब इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स को समाप्त कर देती है, क्योंकि राजाओं को बहुत पैसे दिए जा रहे थे, तो इंदिरा गांधी को ने कहा था कि मैं इन धनराशि को बंद करवा दूंगी। तो इंदिरा गांधी क्या करती है, देखते हैं। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और 1971 के चुनावों में मिली बड़ी जीत, क्योंकि इंदिरा गांधी जीत जाती है, बड़ी जीत होती है 1971 के चुनाव में, के बाद संविधान में 26वां संविधान संशोधन करवाती है 1971 में, और प्रिवी पर्स को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। प्रश्न पूछा जाए कि प्रिवी पर्स को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, तो याद रखेंगे 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसको क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। और किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। ये संविधान संशोधन अच्छे से याद कर लेंगे। और प्रिवी पर्स किसे कहते हैं, राजाओं को दी जाने वाली विशेष प्रकार की धनराशि। और ये अच्छे से याद कर लेंगे कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। देखो 1971 के चुनाव होता है और कांग्रेस की वापस से पुनर्स्थापना होती है, क्योंकि हमें पता है 1967 का जो चुनाव होता है उसमें कांग्रेस को महज 283 सीटें मिलती है ना, और मुश्किल से सरकार बना पाती है। तो आगे अब 1971 का जो चुनाव होता है उसके बारे में देखते हैं, कांग्रेस की वापस से पुनर्स्थापना कैसे होती है। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, क्योंकि सिंडिकेट अलग हो गया था, अलग होते ही इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी।
लेकिन डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कस्कम का पूरा नाम डीएमके का क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कस्कम, तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि इसका नाम क्या हो गया, सीपीआई, सीपीआई के समर्थन से सत्ता में बनी रही। अर्थात मैं कहूं तो जैसे कांग्रेस का 1969 में विभाजन होता है तो डीएमके और सीपीआई इंदिरा गांधी के साथ आ जाती है, इसलिए कैसे तैसे करके इंदिरा गांधी सरकार को बचा पाती है, नहीं तो सिंडिकेट के अलग होने के बाद में अल्पमत में आ जाती है। सरकार गिरने वाली थी लेकिन डीएमके और सीपीआई के साथ आने से सत्ता बनी रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करवा दिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी को दोबारा से चुनाव करवाने थे तो 1977 में ही लोकसभा को भंग करवा देते हैं। पांचवी लोकसभा के चुनाव फरवरी 1971 में हुए। अब होता क्या है, पांचवी 70 में यदि विधानसभा भंग हो जाती है तो आगे अब 1971 में पांचवी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। पांचवी लोकसभा के विधानसभा चुनाव को देखते हैं। देखो 1971 का चुनावी मुकाबला, यानी कि चुनाव होता है, किन किन के मध्य होता है, क्या रणनीति होती है, वो देखते हैं, है ना। ये पांचवी लोकसभा की बात हो रही है, आगे अच्छे से डिटेल से आ जाएगा वो, ठीक है, आ जाएंगे एक बार यहाँ पे। देखो चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था, अर्थात ये हार किसकी है, इंदिरा गांधी की, और सबको पता था इंदिरा गांधी हारने वाली है, क्योंकि इंदिरा गांधी को नई वाली कांग्रेस कह रहे थे, पुरानी तो सिंडिकेट की थी। सबको ऐसे लग रहा था कि इंदिरा गांधी हार जाएगी, लेकिन देखो आगे होता क्या है। सभी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं यानी कि पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था, जिसे क्या कहा गया, ग्रैंड अलायंस। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आता रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कि जो गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी दल थे वो सब मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं। इस गठबंधन को क्या कहते हैं, ग्रैंड अलायंस, यानी कि जितने भी विपक्षी दल थे कांग्रेस के अलावा, जितने भी इंदिरा गांधी को छोड़कर जो दल थे वो सब एकजुट हो जाते हैं, और उस समूह जो एकजुट होते हैं उसी को क्या कहते हैं, ग्रैंड अलायंस, यानी कि गैर कांग्रेसी पार्टियों का जो समूह था उसे ग्रैंड अलायंस कहा गया है। बात करते हैं आगे। कांग्रेस आर ने भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि यहां बात हो रही है सीपीआई की, के साथ गठबंधन कर लिया, कि इंदिरा गांधी को लगा या आर का मतलब समझ जाना कि ये किसकी पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है ना। एक बार, ये आर किसकी है, इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे चलते हैं। 1971 के चुनाव के परिणाम, अब चुनाव हो जाते हैं, अब देखते हैं परिणाम क्या होते हैं। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को कुल 518 सीटों में से 375 सीटें मिलती है। देखो यहां पर, यानी कि कांग्रेस आर का मतलब हो गया, यहां पर बात हो रही है इंदिरा गांधी की, है ना। यहां पर किसकी बात हो रही है, इंदिरा, क्योंकि आर का मतलब हमने देखा था रिक्विजनिस्ट, है ना, रिक्विजिनिस्ट, और ये किसकी, किसका गुट था, ये था इंदिरा गांधी का, है ना। 518 सीटें होती है लोकसभा की उस समय, और 375 सीटें मिलती है। देखो यानी कि वोट का जो प्रतिशत है वो 48.4% वोट कांग्रेस आर को मिलता है और सीपीआई को मिलता है। देखो अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को 518 सीटों में से 352 सीटें मिलती है। दोनों में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकेली कांग्रेस आर को तो कितनी सीटें मिली पांचवी लोकसभा में, 352, और सीपीआई के गठबंधन से 375 सीटें। देखो इधर, यानी कि मैं बात करूं अकेली कांग्रेस को 44% वोट बैंक मिलता है। कांग्रेस ओ का मतलब था ये सिंडिकेट की है ना, हमें पता है सिंडिकेट, और सिंडिकेट का ओ था, है ना, सिंडिकेट का ओ था, ओ का मतलब था ऑर्गेनाइजेशन। महज 16 सीटें ही मिलती है। देखो पहले तो बताया जा रहा था कि, देखो पीछे हमने देखा था कि यहां पर कांग्रेस आर के विपरीत, यानी कि कांग्रेस आर हारने वाली थी, सबको ऐसे लग रहा था, लेकिन यहां पर कांग्रेस आर बहुत प्रचंड बहुमत से जीतती है, और जो सिंडिकेट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वाला गुट था कांग्रेस का, उसको महज 16 सीटें ही मिलती है और बड़े बड़े राजनेता हार जाते हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर की बड़ी जीत के कारण इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। जीत के बाद में इंदिरा गांधी ने कह दिया कि जो मेरी वाली पार्टी है वो ही कांग्रेस है, बाकी ये ओ वाली कोई कांग्रेस नहीं है। इंदिरा गांधी की इस ऐतिहासिक जीत से भारतीय राजनीति में कांग्रेस फिर से क्या होती है, प्रभुत्व के साथ पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि अपने स्टार्टिंग में देखा था कांग्रेस प्रणाली और कांग्रेस की पुनर्स्थापना, तो वापस से 1971 में, जो 1967 में एक महज हारने वाली थी, 1967 के चुनाव में जो चौथी लोकसभा थी, चौथे आम चुनाव थे, उसमें
बहुत कम सीटें, सिर्फ और सिर्फ 283 सीटें मिली थी और कैसे तैसे करके सरकार बनाई थी, वो वापस से प्रचंड बहुमत से जीतती है और वापस से पुनर्स्थापित होती है। 375 सीटें गठबंधन की सरकार को मिलती है। इसका मतलब कांग्रेस का वापस से क्या हो गया, पुनर्स्थापित हो गया। आगे चलते हैं। कांग्रेस की पुनर्स्थापना देखो कैसे क्या होती है। कांग्रेस की पुनर्स्थापना 1967 के चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व नाम मात्र का क्या हो गया था, नाम मात्र का रह गया था, परंतु 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की अगुवाई से कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत हुई, जिसके कारण कांग्रेस का प्रभुत्व के साथ कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई। ठीक है, ये बता रहा है कि 1967 के चुनाव में जो कांग्रेस महज नाम मात्र का रह गया था प्रभुत्व, वो 1971 में वापस हो गया, क्योंकि कांग्रेस इंदिरा गांधी की बड़ी प्रचंड जीत होती है। इसी के साथ कांग्रेस की पुनर्स्थापना होती है। अब कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई है, इसके क्या क्या कारण रहे हैं उनको देखते हैं। पहला जो कारण है इंदिरा गांधी की प्रभावशाली नेतृत्व है ना, ये कांग्रेस पुनर्स्थापना के कारणों की बात हो रही है। ये कौन कौन से कारण है, पुनर्स्थापना हुई जिसके निम्न कारण है ना, ये पूरा ऐसे कर लेना, जिसके निम्न कारण है। और निम्न कारणों में पहला है इंदिरा गांधी का प्रभावशाली नेतृत्व, क्योंकि इंदिरा गांधी का प्रभावशाली नेतृत्व था, इंदिरा गांधी को लोग जानने लग गए थे अच्छे से। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ का, है ना, तो वो भी हुआ कि मैं आपकी गरीबी हटा दूंगी, ऐसे कहकर 1971 के चुनाव में प्रश्न पूछा जाए कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा कौन से आम चुनाव में दिया, तो 1971 के आम चुनाव में, यानी कि ये थी कौन सी, 5वीं लोकसभा, है ना। ठीक है, समाजवादी नीतियां हम देख चुके हैं पहले, समाजवादी नीतियां थी इसलिए कांग्रेस की इंदिरा गांधी की जीत होती है। पार्टी पर इंदिरा गांधी का नियंत्रण, अकेले इंदिरा गांधी का नियंत्रण था पार्टी पर, है ना। कमजोर विपक्षी दल बहुत कमजोर हो गया था। अब देखो होता क्या है, विपक्षी दलों के गठबंधन यानी कि ग्रैंड अलायंस ने इंदिरा इंदिरा हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने तो दिया गरीबी हटाओ का नारा और ग्रैंड अलायंस ने दिया इंदिरा हटाओ का नारा, अर्थात विपक्षी दलों ने दिया था ये नारा। आगे चलते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व है इनको देख लेते हैं। प्रमुख ये अध्याय होने वाला है, इसमें बात करेंगे सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा और देख लेते हैं। 1964 से 1966 तक ये क्या रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है साहब, क्योंकि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, फिर लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो जाती है, फिर इंदिरा गांधी आती है 66 में। 1951 से 1956 तक रेल मंत्री रहे थे ये, हम पहले चर्चाएं कर चुके हैं, है ना। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ये महत्वपूर्ण है। जय जवान जय किसान का नारा दिया, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनकी मृत्यु 1966 ताशकंद समझौते के दौरान हो जाती है, अर्थात इनकी मैं बात करूं तो 11 जनवरी को क्या हो जाती है, 1966 को मृत्यु हो जाती है। और ये 10 जनवरी को कौन सा समझौता करते हैं, 10 जनवरी को ताशकंद समझौता करते हैं, है ना। समझौता कब करते हैं, ये 10 जनवरी को, ये हम पहले देख चुके हैं अच्छे से। 10 जनवरी 1966 को, ताशकंद का है, उज्बेकिस्तान में है। दूसरी हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व में इंदिरा गांधी की। 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी क्या होती है, देश की प्रधानमंत्री रहती है। 1958 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही, है ना। 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष रही। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, हम देख चुके हैं अभी। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया गया, क्योंकि हमें पता है 1971 के बाद में कौन सा देश, बांग्लादेश बनता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हम अच्छे से देख चुके हैं। राजाओं के प्रिविपर्स को समाप्त किया, हमें याद है कौन सा संविधान संशोधन था ये, 26वां संविधान संशोधन था, और कब, 1971 में था। कब था ये, 1971 में था। ठीक है, आगे चलते हैं। मई 1974 में परमाणु परीक्षण करवाया और इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1966 को हो जाती है, क्योंकि 1974 में पहला परमाणु परीक्षण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, पोखरण राजस्थान में। ठीक है, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। आगे करते हैं चर्चा। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं, इनके बारे में और अगले अध्याय में और डिटेल से पढ़ेंगे। सी नटराजन, बात करेंगे सी नटराजन का। अन्नादुरई, सी नटराजन अन्नादुरई इनका पूरा नाम है। ये मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। मद्रास पहले था, वर्तमान में क्या है, ये तमिलनाडु है, मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने 1949
में द्रविड़ मुनेत्र कसगम पार्टी का गठन किया? प्रश्न आ सकता है, द्रविड़ मुनेत्र कसगम पार्टी का गठन किसने किया? तो सी नटराजन अन्ना दुरई ने किया। यह द्रविड़ संस्कृति के समर्थक थे। इन्होंने हिंदी विरोध किया, हिंदी का विरोध किया एवं हिंदी विरोधी आंदोलनों को क्या किया? नेतृत्व किया, क्योंकि हमें पता है दक्षिणी भारत में हिंदी का विरोध ही करते हैं। अगले जो है वह है राम मनोहर लोहिया, और ये राम मनोहर लोहिया इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न बनता है ना। समाजवादी दल के राजनेता थे। ये मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे, मैनकाइंड और जन के क्या थे? ये संस्थापक थे। ये गैर कांग्रेसवाद, ये सबसे महत्वपूर्ण है, गैर कांग्रेस, यहाँ पर गैर कांग्रेस सही है ना, थोड़ा लिखा हुआ है इसमें, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार, अर्थात गैर कांग्रेसवाद का क्या दिया था इन्होंने? नारा दिया था। ध्यान रखेंगे, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने। तो इनके बारे में ये बातें जरूर याद रख लेना। ये जन का भी देख लेना, मैनकाइंड के संस्थापक थे, समाजवादी दल के नेता थे, समाजवादी दल आपको पढ़ा चुका हूं मैं। के कामराज, के कामराज के बारे में पढ़ते हैं। ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा मद्रास, मद्रास वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे, है ना। इनके द्वारा मद्रास प्रांत में शिक्षा प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन का मतलब हो गया मिड डे मील, है ना, मिड डे मील देने की योजना लागू की। तो के कामराज ने किया था ये दोपहर का भोजन, वर्तमान में भी है ये, है ना। 1963 की बात करेंगे। 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा, ये भी जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है 1963 वाला प्रस्ताव। 1963 में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि 1963 में प्रस्ताव रखा कि वरिष्ठ कांग्रेसी यानी कि जो वृद्ध लोग हैं, कांग्रेस के नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के वृद्ध नेता हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि अपेक्षाकृत युवा यानी कि नए कार्यकर्ता पार्टी की, है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पार्टी की कमाल, पार्टी की कमान संभाल सके। यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से जाना गया। प्रश्न आएगा कामराज योजना क्या है? तो आप क्या लिखोगे कि 1963 में के कामराज ने एक सभी वरिष्ठ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को कहा कि आप पद से इस्तीफा दे दो, ताकि युवा कार्यकर्ता पार्टी की कमान संभाल सके। इसे ही कामराज योजना के नाम से जाना जाता है। एस निजलिंगप्पा, एस निजलिंगप्पा के बारे में जानेंगे। ये मैसूर, वर्तमान में मैसूर कहाँ है? कर्नाटक का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री रहे। इन्हें आधुनिक कर्नाटक का निर्माता कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, आधुनिक कर्नाटक के निर्माता कौन है? एस निजलिंगप्पा। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। आगे चलते हैं नंबर 7 पे, कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया, मतलब पहली बार जो आरक्षण देने वाले थे ये कर्पूरी ठाकुर ही थे, और बिहार में दिए थे, है ना, पिछड़े वर्ग लोगों को, यानी कि ओबीसी की बात हो रही है, ओबीसी की, ठीक है, पिछड़े वर्ग के लोगों को ना। आगे करेंगे वीवी गिरी के बारे में, हम जानते हैं राष्ट्रपति बने थे 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल था इनका 1967 से 1969 तक भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन से विजय हुए थे। हम देखे थे कि पीछे से, हमने पहले पढ़ा है कि पीछे से समर्थन किया था इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का, इसलिए वीवी गिरी क्या बने थे? देश के राष्ट्रपति बने थे। ये अपना अध्याय समाप्त होता है, अध्याय 5 हमारा क्या होता है? समाप्त होता है जल्दी ही। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमारी क्लास पूरी ली है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी क्लास ली है। और इसी के साथ ये अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना समाप्त होती है। मैं कह रहा हूं 100% अपने नोट्सों में से आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि मैंने पिछले प्रश्नों को, पेपर जो है उनका एनालिसिस करके ही नोट्स बनाए हैं। तो मैं कह रहा हूं एक भी प्रश्न आउट नहीं जाएगा, 100% अपने नोट्सों में से आ जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये जो पार्ट था वो लास्ट पार्ट था 2 जो हो चुका है। आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है केडी क्लासेस 11, इसको आप सब्सक्राइब करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो क्लास होगी अध्याय 6, है ना, अध्याय 6, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये अध्याय का नाम रहेगा। ये आने ही वाली है क्लास, है ना, रेगुलर क्लासें आएगी लगभग सैटरडे और संडे को अपनी क्लासें अधिकतर रहती है। तो आप देख लिया करो अपने चैनल पे जाके कि क्लास कब कब आई है, सीरियल से अपनी क्लासें है उसमें। अपना जो आप केडी क्लासेस में जाओगे तो यहाँ पर एक कोर्स करके है ना, कोर्स करके आएगा, उसमें
ट्वेल्थ क्लास आएगी, ऐसे लिखा हुआ है 2026-27 करके, है ना। तो आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपको सीरियल से पार्ट वाइज, अध्याय वाइज आपको क्लासें मिल जाएगी ट्वेल्थ क्लास के कोर्स में, है ना। तो आप उन क्लासों को सीरियल से ले सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें, क्योंकि आपका प्यार बहुत जरूरी है, और आपने जो हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।